आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक हिंदी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। भैरवपुर गांव की एक ऐसी कहानी जहां की असहनीय गर्मी तीन दोस्तों करण, मोहन और सुरेश को एक ऐसी भयानक गलती करने पर मजबूर कर देती है जिसकी कीमत सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आइए इस कहानी का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि कैसे मौसम की मार एक डरावने दुस्वप्न में बदल जाती है। अब कोई ठंडी हवा के एक छोटे से झोंके के लिए क्या दांव पे लगा सकता है? सोचने वाली बात है ना? स्रोत के अनुसार करण, मोहन और सुरेश की गरीबी इतनी ज्यादा थी कि एक साधारण सा पंखा या कूलर खरीदना भी उनके लिए किसी नामुमकिन सपने जैसा था। और सच कहूं तो उनकी इस बेबसी को समझे बिना आगे जो कुछ भी हुआ, उसकी गंभीरता और उनकी हताशा का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। उनके सामने एक बहुत ही जानलेवा दुविधा थी। एक तरफ घर के अंदर की घुटन भरी बिना हवा वाली भयंकर गर्मी थी और दूसरी तरफ गांव वालों की सख्त चेतावनियों को नजरअंदाज करके बाहर खुले आसमान के नीचे सोने का एक बेहद खतरनाक फैसला। गर्मी से बचने की उनकी ये छटपटाहट ही उन्हें सुरक्षित चारदीवारी से बाहर उस अंधेरे की तरफ धकेल देती है। देखा जाए तो ये एक क्लासिक हॉरर सेटअप है, जहां राहत की तलाश ही इंसान को सीधे खतरे के मुहाने पर खड़ा कर देती है। आगे बढ़ते हैं कहानी के पहले अध्याय की ओर, द मिडनाइट एनकाउंटर, यानी आधी रात का वो खौफनाक सामना। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। डर की ये टाइमलाइन सच में सिहरन पैदा कर देती है। रात के ठीक 12 बजे करण की आंख खुलती है और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। फिर लगभग 12:15 बजे अचानक एक अस्वाभाविक और बर्फीली हवा चलने लगती है। जरा सोचिए, भीषण गर्मी के बीच अचानक ऐसी जमा देने वाली ठंड। और फिर ठीक 12:30 बजे उसे अपनी खाट के नीचे कुछ ऐसा एहसास होता है जो किसी की भी रूह कंपा दे। अब इस पल को इमेजिन कीजिए। खाट के नीचे से धीरे धीरे लंबे काले बाल बाहर आते हैं और एक लाल आंखों वाली भयानक सी मुस्कान लिए एक आकृति फुसफुसाती है। बाहर सोना अच्छा लगता है ना? सच में ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक सीधी धमकी थी जिसने उस रात के सन्नाटे को बुरी तरह चीर कर रख दिया था। और इसके बाद जो होता है वो इंसानी डर की चरम सीमा है। ऐसे में कोई भी क्या करेगा? पैनिक, राइट? दहशत से भरा करण अपने दोस्तों को जगाना तक भूल जाता है और सीधे भागकर घर के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। जब वो खिड़की से बाहर झांकता है तो दृश्य और भी ज्यादा खौफनाक हो चुका होता है। वो आकृति अब करण की खाली खाट पर मोहन और सुरेश के ठीक बीच में आराम से लेटी हुई थी। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, ए डेस्परेट परचेस। किसी तरह वो भयानक रात तो गुजर गई, लेकिन अब आगे क्या? अगली सुबह उनका लॉजिक एकदम सिंपल था। उनका प्लान था कि सारे पैसे मिलाकर एक मशीन यानी कूलर खरीदा जाए ताकि घर के अंदर ही ठंडी हवा मिल सके। मतलब साफ था, उन्हें फिर कभी बाहर उस खौफनाक आंगन में सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये साफ तौर पर डर से उपजा एक हताश और खुद को सुरक्षित रखने का उपाय था। और इस जान बचाने वाले जुगाड़ की कीमत क्या थी? सिर्फ 600 रुपए। वे किसी तरह पाई पाई जोड़कर ठीक 600 रुपए इकट्ठा करते हैं, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। तपती धूप में वो दूसरे गांव तक पैदल जाते हैं और सुरेश बहुत ही गर्व से उस कूलर को अपने सिर पर रखकर घर की तरफ वापसी की यात्रा शुरू करता है। लेकिन कहानी का तीसरा अध्याय, ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, हमें बताता है कि मुसीबत अभी टली नहीं थी। शाम ढलते ही आसमान एकदम लाल हो जाता है और जंगल के बीच से गुजरने का वो रास्ता भयानक लगने लगता है। अचानक सुरेश को महसूस होता है कि उसके सिर पर रखा वो हल्का सा कूलर अब असहनीय रूप से भारी हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कोई उसे बहुत जोर से नीचे की तरफ दबा रहा हो। ये दबाव इतना ज्यादा था कि करण को पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर होना ही पड़ा। और पीछे मुड़ते ही जो दृश्य दिखता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एकदम जंप स्केयर मोमेंट। कूलर के ऊपर एक काला साया बैठा था, लंबे बिखरे बाल और एकदम डरावनी और झुकी हुई सी मुद्रा। वो चुड़ैल वापस आ चुकी थी। मतलब जो चीज उनकी जान बचाने वाली थी वही अब उनकी बर्बादी का सामान बन गई थी। वो खौफनाक आकृति उनके रास्ते में आ खड़ी होती है और कहती है कि अब ये कूलर उसका है और वो जंगल में ही इस ठंडी हवा का मजा लेगी। इसके बाद तो मानो वो पूरा जंगल ही जिंदा हो उठता है। रास्ते खत्म ही नहीं होते और वे तीनों उसी जंगल में एक अंतहीन चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है चौथा अध्याय, द अल्टीमेट प्राइज, जहां डर इंसानी वफादारी पर भारी पड़ जाता है। जंगल में भागते हुए एक बहुत ही दर्दनाक पल आता है जब सुरेश का पैर झाड़ियों में बुरी तरह फंस जाता है।
वो मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन करण और मोहन के सिर पर दहशत इस कदर हावी थी कि वे बिना पीछे मुड़े खामोशी से अपने दोस्त को वहीं छोड़कर भागते रहते हैं। एक तरफ मदद की गुहार थी तो दूसरी तरफ दोस्त को छोड़ने का सन्नाटा। मौत के डर के आगे दोस्ती पूरी तरह हार चुकी थी। उस घने अंधेरे जंगल में बिल्कुल अकेला छूट जाने के बाद सुरेश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो डरावनी आकृति उसके पास पहुंचती है, एक ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर रखा जाता है और सुरेश की चीखें हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। वो चुड़ैल अपना आखिरी शिकार कर चुकी थी। अब आते हैं अंतिम अध्याय पर, द मॉर्निंग डिस्कवरी। खौफ की वो रात तो कट गई, लेकिन अगली सुबह का सच बहुत कड़वा था। पूरी रात घर के अंदर बंद रहने और भारी अपराध बोध से तड़पने के बाद जब अगली सुबह वो दरवाजा खोलते हैं तो एक बेहद क्रूर विडंबना सामने आती है। उनका लक्ष्य क्या था? आराम के लिए 600 रुपए का कूलर और दोस्तों के साथ घर के अंदर की सुरक्षा। लेकिन नतीजा क्या निकला? वो नया कूलर उनके दरवाजे पर बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ था, लेकिन उसी के ठीक बगल में उनके दोस्त सुरेश का बेजान शरीर पड़ा था। उसकी गर्दन पर गहरे काले निशान थे। उस आकृति ने कूलर तो दरवाजे तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसकी कीमत एक दोस्त की जान थी। कहानी के इस मोड़ पर लोक कथाओं से जुड़े छलावा शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। छलावा एक ऐसी भ्रामक अलौकिक शक्ति या भ्रम होता है जो कमजोर यात्रियों को भटकाता है और उनका शिकार करता है। इसे समझने के बाद एकदम साफ हो जाता है कि कैसे उस आकृति ने जंगल के रास्तों को बदल दिया और उन तीनों दोस्तों की मजबूरी और डर का पूरी तरह से फायदा उठाया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद करण और मोहन ने रात के समय कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा और स्रोत के अनुसार भैरवपुर गांव में आज भी ये डरावनी अफवाह गूंजती है कि रात के समय उस जंगल में भूलकर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई आज भी वहां ठंडी हवा के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और डार्क सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कभी अंधेरे जंगल में इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े तो कोई क्या चुनेगा? अपने दोस्त की जान बचाना या खुद को बचाकर भाग जाना? सच में यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि भैरवपुर की उस खौफनाक शक्ति के सामने असलियत में इंसान कैसे रिएक्ट करेगा। इस कहानी के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।